सलामकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाकी सब कहाँ है? IMT NMT स्टूडेंट ज्वाइन कर चुके हैं? यस 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 मिस, आप क्लास स्टार्ट कीजिए। अच्छा, 78 IES बच्चे के हैं। स्टूडेंट्स हैं मीटिंग में? IES के स्टूडेंट्स हैं या नहीं है? नहीं है, रुक जाइए। मैं ये लेक्चर शेयर किया था आपसे कॉन्स्टिट्यूशन वाला, आज हम वो पढ़ेंगे। ठीक है। हाँ ग्रुप। ये मैंने ग्रुप में भेजा था। मेरे हाल से मैंने टाइप करो उसको जल्दी से। मैं अपने पास भी स्लाइड
बेटा मेरे पास स्लाइड्स वाली ओपन नहीं हो रही हैं। मैं साहब ग्रुप में सेंड कर दे। मैंने ग्रुप में सेंड की हैं। स्लाइड देखें, आप चेक करें, आपके पास ऑलरेडी होंगी दोनों ग्रुप में, एमटी और आईएमटी के स्टूडेंट्स होंगे। टीचर भेजती है, भेजती। ठीक है ना? अच्छा मेरे पास ये ऑन हो गए, मैं रुक जाओ तो। मैं प्लीज स्क्रीन शेयर करती हूँ, उसके बाद हम इसको स्टार्ट करेंगे। अच्छा मैं देखती हूँ, मैं इसको सेंड कर देती हूँ। वैसे ये स्क्रीन से जो है ना, मैं कर रही हूँ, स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, उसके बाद में फिर आपको सेंड कर दूंगी ग्रुप में। थोड़ा ओके सा मैम। नेट स्लो है आज, तो इसलिए थोड़ा सा ज्वाइनिंग में इशू हो रहा है। आज हमारा टॉपिक पढ़ लिया है और दूसरा आप लोगों ने ह्यूमन राइट्स पढ़ा। तो आईएएस के बच्चे अगर उन्होंने ज्वाइन किया है, तो आईएएस के बच्चों ने नहीं पढ़ा है ह्यूमन राइट्स। तो इन दो टॉपिक्स को आपने देखा है, इसमें अगर कुछ पूछना है और नहीं देखा है तो उसको भी देखो, ये बहुत इजी नहीं है। बस काइंडली स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट कर लें रिक्वेस्ट। धनिया कुछ पूछना है आपको? हैंड रेज किया है आपने? बस रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लें स्टूडेंट्स की। कर ली बेटा, जो आ रहे हैं ना तो उनकी कर ली है। बस मैम ये सेक्शन है, सेक्शन बी दोनों की क्लास है आज पीएचटी की, क्योंकि हमारे टाइम टेबल में तो कोई और सा सब्जेक्ट आ रहा है। जी बेटा, दोनों की क्लास है आपकी। अटेंडेंस आपकी जो है ना, वो लगेगी मैडम इस्मत वाली, ठीक है। जी। और जी। कल जो मेरी क्लास है ना, उसमें अटेंडेंस लगेगी मेरी, वो मैं लगा, आज अटेंडेंस में लूंगी ना, वो मैं लगा दूंगी। ओके मैम। अभी हर थर्सडे ऐसी कंबाइंड क्लास होगी, तो आप उसका ख्याल रखिएगा।
अब ये स्क्रीन शेयर हो रही है आपके पास। यस मिस हो रही है। सही। अच्छा, अब इसमें देखिए, आज हमारा जो टॉपिक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन का टॉपिक है, और इसमें अ, आपके पास अब ये तो पता है ना कि कितने कॉन्स्टिट्यूशन आए पाकिस्तान में। इसमें हम्म। कितने कॉन्स्टिट्यूशन आ चुके हैं पाकिस्तान में? मैम 3 आए हैं अभी तक, जो जुल्फकार अली भुट्टो वाला है। तो मतलब इसको दो डिसोल्यूशन का वर्ड था, एक अबियंस का था, एक सस्पेंड का था ना, कि इस तरह से यस कोई भी मैम। वर्ड यूज करके आप उसको जो है वो नुकसान नहीं पहुंचाते, क्योंकि अब जो मिस करंट 93 का जी बोले बेटा। अच्छा देखिए, यहाँ पे जो हमारे पास फर्स्ट आपके पास स्लाइड है ना, कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन या आइन जो है वो होता क्या है, ठीक है। इस पर बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द रूल बुक ऑफ फॉर अ स्टेट। It sets out the fundamental principles by which the state is governed. It describes uh, main institutions of the state and defines the relationship between these institutions. ठीक है। अच्छा, इसमें आप अगर इसकी डेफिनेशन पे और करें ना, इसमें लिखा है कि ये स्टेट जो होती, जो रियासत जो होती है आपके पास, उसके लिए एक रूल बुक होती है ये, ठीक है। आवाज क्यों नहीं आ रही? आवाज आ रही? यस मैम। बस मैं आ आ रही रही है आ रही है आ रही है। ये मैसेज कर रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही है। मिस इनके कंप्यूटर वगैरह। तो इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन है आपके पास, ये बेसिकली स्टेट के लिए एक रूल बुक है। अच्छा, पहली बात और ये सुन लीजिए कि ये सिर्फ एग्जाम्स के हवाले से जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ये आपको एज ए सिटीजन ऑफ एनी कंट्री आपको पता होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, क्यों जरूरी होता है, ठीक है। और दूसरा ये कि उसमें आपके लिए क्या है, ये भी पता होना चाहिए। मैम मेरा क्वेश्चन है, जी कुछ है। कॉन्स्टिट्यूशंस को हम क्यों चेंज करते हैं? शायद है तो अपने पास में। कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन को इसलिए चेंज किया जाता है कि देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन अगर आपका फॉर एग्जांपल 1973 में बना है ना, ठीक है, और हम आज 2026 में बैठे हैं, तो 1973 एंड 26 की जो कंडीशन है, सिचुएशन है, बहुत हद तक चेंज लेकिन हो गई, मैम जनरेशन हो गई, मैम ये भी ठीक है। क्वेश्चन बनता है कि हमारा पड़ोसी है, ठीक है, कि ऐसा कोई कंट्री है जिसका अभी तक वही सेम है, 47 में जो बना है आज तक वही चल रहा है, तो हमारे जो है मुल्क में ऐसा क्यों चेंज होता है और ये क्यों आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन डिसॉल्व क्यों होता है, हाँ ये हो सकता है। चेंज तो उसमें पॉसिबल होता है और चेंज होना जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज नहीं करेंगे, चेंज का मतलब ये होता है कि उसमें अमेंडमेंट्स करें, जो पहले की लिखी हुई चीज है उसको खत्म नहीं किया जाता है, उसी में जब उन पॉइंट्स में आप चेंजिंग करते हैं, तो फिर उसमें जो है ना वो फिर उसको अ, मतलब उसको चेंज करके उसमें शो किया जाता है कि इस पॉइंट में हमने चेंज किया है,
इसका हमने रेफरेंस यहाँ से लिया इस तरह से सारी चीजें थी। ओके बेटा मुझे पता है जो लोग आ रहे हैं मीटिंग में, मैं उनको कर लूंगी एडमिट। आप लोग बार बार मैसेज नहीं करो, मेरे पास शो हो रहा है, मैं वेट कर रही हूँ, आएंगे तो मैं कर दूंगी इसको। अच्छा दूसरा ये कि इसमें डिसॉल्व इसमें होता है कि उसको वो भी सिचुएशन में डिपेंड करता है आपकी, कि हो सकता है कि आपकी कंट्री की सिचुएशन ऐसी हो कि उसमें जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ना चल पा रहा हो, या फिर दूसरा ये भी होता है उसके अंदर कि आपके पास जो डेमोक्रेटिक जो लोग होते हैं, जो गवर्नमेंट होती है, वो सही तरह से उस चीज को हैंडल नहीं कर पा रहे होते, दूसरों को ये मौका मिलता है कि वो आए, उस पर ओवरकम कर लें, और उसके बाद जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो खत्म कर दें। कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, अभी हमने पढ़ा उसकी डेफिनेशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो रूल ऑफ बुक है स्टेट के लिए। अब अगर स्टेट में, किसी रियासत में, किसी कंट्री में कोई रूल रेगुलेशन ही नहीं होंगे तो फिर क्या होगा, वो स्टेट कैसे चलेगी? स्टेट का मतलब है वही कि तो स्टेट, है। ठीक है, एक्शन स्टेट पढ़ने के रहेगी। बाद 5 बार तो चेंज हो चुका है। आप मुझसे कुछ कह रहे हैं? अच्छा, अगर आप लोग कुछ, आप लोग में से किसी ने कुछ कहना है ना तो प्लीज हैंड रेज करो। दूसरा है कि ड्यूरिंग लेक्चर थोड़ा सा बेटा ख्याल करो कि डिस्टरबेंस ना हो। अच्छा, इसमें ये कि स्टेट जो है ना, वो स्टेट जो है वो रहती है, मतलब ये कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है आपके पास तो इसका मतलब ये नहीं कि स्टेट भी खत्म हो जाएगी। स्टेट अपनी जगह मौजूद रहेगी, बट स्टेट में जो गवर्नमेंट है, बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट, हुकूमती मामलात, उनको चलाने के लिए आपके पास रूल्स रेगुलेशन का होना बहुत जरूरी है। उसकी वजह है कि जितने भी सिटीजन हैं उनके अपने राइट्स होते हैं, और हर काम करने का जो है तरीका होता है। स्टेट जो है जहाँ पे उन रूल्स रेगुलेशन को जो है इम्प्लीमेंट किया जाता है, ताकि वो स्टेट जो है स्मूथली चल सके। और अगर कहीं पे रूल्स रेगुलेशन नहीं होंगे, इवन कि अगर आप अपनी क्लास में देखें, अपने घर में देखें, अगर कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होते हैं, जिसका जो दिल में आता है वो करता रहता है, तो फिर वो उसका सिस्टम जो है वो एकदम से कोलैप्स हो जाता है। ठीक है, तो डेवलप होने के लिए, उस स्टेट को बढ़ाने के लिए रूल्स रेगुलेशन का होना जरूरी होता है। अब आप इसमें सेकंड पॉइंट देखें, इसमें बहुत क्लियर लिखा है, इट सेट्स आउट द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स बाय विच द स्टेट इज गवर्न। ठीक है, ये वो बुनियादी उसूल होते हैं, इसमें बुनियादी उसूल तय किए जाते हैं कि जिसके तहत रियासत के इंतजामी मामला चलाए जाते हैं, या रियासत का इंतजाम चलाया जाता है। तो इंतजाम का मतलब है कि इंतजामी मामला, रियासत नहीं। कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन डिसॉल्व हो गया तो स्टेट रहेगी ना, जैसे पाकिस्तान के दोनों कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो गए लेकिन स्टेट मौजूद थी। लेकिन क्योंकि स्टेट में बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट को चलाने के लिए रूल्स रेगुलेशन का होना जरूरी था, इसलिए जो है वो फिर यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का होना जरूरी होता है। इट डिस्क्राइब्स द मेन इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्टेट। ठीक है, मेन जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, जो इदारे होते हैं, उनका रोल, उनके बारे में बताता है। जो जैसे आपके पास जुडिशरी है, और आपके पास जो है वो एग्जेक्टिव है, इस तरह से आपके पास लेजिस्लेचर है, इन सब की ड्यूटीज वगैरह इसमें असाइन होती हैं। सब पता होता है कि कौन किसका काम क्या है, कौन किसकी लिमिटेशन, किसकी बाउंड्रीज क्या है, कौन क्या काम करेगा और कौन कहाँ इंटरफेयर नहीं करेगा। ठीक है, एंड डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन दीज इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, और ये रिलेशनशिप जो होती है इंस्टीट्यूशन के दरमियान, रिलेशनशिप को बताती है कि ये आपस में किस तरह से एक दूसरे से लिंक करते हैं। मीन्स कि अगर कोई इंस्टीट्यूट जो है रूल्स रेगुलेशन सेट कर रहा है तो उसका इम्प्लीमेंट कैसे होगा, कौन करवाएगा। फॉर एग्जाम्पल नीचे इसी में लिखा है आपके पास, रिलेशनशिप बिटवीन द एग्जेक्टिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। ठीक है, एग्जेक्टिव का मतलब इंतजामिया, जो इंतजाम चलाती है। ठीक है, लेजिस्लेचर वो होता है जो आपका पार्लियामेंट, जो कानून बनाता है। और जुडिशरी रूल्स रेगुलेशन बनाए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो एग्जेक्टिव है आपकी, वो काम करती है, इंतजामिया जो काम कर रही होती है। और जुडिशरी जो है वो देखती है कि दोनों जो इदारे हैं ये सही तरह से काम कर रहे हैं,
और जहाँ इसको इंडिपेंडेंस की बात करें कि जहाँ इसके पास आज़ादी है अदलिया के पास, तो वहां पे ये अपने ऑर्डर्स भी इस हवाले से इशू करती है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखें पाकिस्तान में अब तक 3 कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है। वैसे तो हमें करंट कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना चाहिए, बट हमें पिछला भी पता होना चाहिए ना, कि पिछले कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो भी हमारे पास मौजूद थे। तो मैं एक स्टूडेंट को एडमिट कर लूँ उसमें, तो फिर आप लोग बेटा टाइमली क्लास ज्वाइन किया करो। आप लोग को ड्यूरिंग लेक्चर जो है ना फिर एक्सेप्ट करो आपकी रिक्वेस्ट, फिर उसके बाद जो है वो ऐड होते हैं आप लोग। अच्छा, यहाँ पे आप देखें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, वी हैव 3 कॉन्स्टिट्यूशन। We could say we had 2 constitution and now we have the current constitution of 1973. ठीक है। 1956 फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन था हमारा, सेकंड 1962 एंड थर्ड वन इज 1973। इसमें देखें जो 1956 का जो टाइम पीरियड है, इसमें हमारे पास जो प्राइम मिनिस्टर है चौधरी मोहम्मद अली है। ठीक है। और इसका बैकग्राउंड हमें पता है कि 1949 में जो है एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दी गई थी, और वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो थी वो क्या थी, वो एक तरह से एक ड्राफ्ट था जो कि फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन था। और ये फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन क्या था, क्योंकि पाकिस्तान जो एक न्यू स्टेट था और जो कि गुलामी से आजाद हुआ था, तो हर स्टेट को जो है उसके मामलात, हुकूमती मामला चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत थी। तो क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन पहले था 35 वाला, वो तो एक गुलाम मुल्क के लिए था, यानी एक ऐसा मुल्क जो कि ब्रिटिशर्स के अंडर था। लेकिन अब क्योंकि इंडिपेंडेंट कंट्रीज बन रहे थे, इंडिया पाकिस्तान, तो दोनों के लिए उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन का होना जो कि इंडिपेंडेंस के अकॉर्डिंग होता, वो जरूरी था। तो इमीडिएट बेसिस पे तो नहीं बन सकता था, इसलिए कुछ अमेंडमेंट करके 35 के एक्ट को अप्लाई किया गया था। लेकिन साथ में भी कहा गया था कि जल्द से जल्द जो है वो ये नया कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उसको अब जो उस मुल्क के मुताबिक वो बनाया जाएगा। ठीक है। तो क्योंकि पाकिस्तान में जो फर्स्ट फेज रहा पाकिस्तान के पॉलिटिक्स का, गवर्नमेंट का, वो बहुत तब के 1951 के बाद से बहुत ज्यादा मुश्किलात का शिकार रहा। और ये वजह थी कि 1949 में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आने के बाद भी पाकिस्तान को कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लग गया, तकरीबन 9 साल जो है वो हम कह सकते हैं लगे। और इसका नुकसान ये हुआ कि 9 साल में जब कॉन्स्टिट्यूशन आया तो उस वक्त तक जो आपकी बेस थी वो भी नहीं बन पाई, आपकी जो गवर्नमेंट थी वो भी सही तरह से काम नहीं कर पाई, और बहुत ज्यादा आपके लिए मतलब आपकी जो बेस थी वो वीक हो गई। ठीक है। तो पहला कॉन्स्टिट्यूशन बिलाखिर चौधरी मोहम्मद अली के दौर में आया, जो कि प्राइम मिनिस्टर थे, और सिकंदर मिर्जा जो है वो, जब आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन आ गया 1956 का, तो उसके अकॉर्डिंग वो उनका जो डेजिग्नेशन था वो गवर्नर जनरल से सदर यानी प्रेसिडेंट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। इससे पहले हेड ऑफ द स्टेट जो है वो गवर्नर जनरल कहलाता था, क्योंकि 35 का एक्ट था। लेकिन जब आपका अपना कॉन्स्टिट्यूशन आ गया जो कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन था, तो उसके अकॉर्डिंग जो हेड ऑफ द स्टेट था उसका जो डेजिग्नेशन था उसका नाम प्रेसिडेंट था। तो इस तरह सिकंदर मिर्जा आपके पास फोर्थ यानी लास्ट गवर्नर जनरल थे, और अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान फर्स्ट प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के। बट ये इलेक्टेड नहीं थे, बस इनका डेजिग्नेशन जो था वो कन्वर्ट हुआ गवर्नर जनरल टू प्रेसिडेंट, इस वजह से जो है वो उनको मतलब ये प्रेसिडेंट बन गए। सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन आपका देखिए 1962 में आया, इनसे प्रेसिडेंट लिखा हुआ है। उसकी वजह ये है कि इसमें ये मार्शल पीरियड में आया था, और जनरल अयूब खान जो थे वो उस वक्त मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर भी थे और प्रेसिडेंट भी थे पाकिस्तान के। ठीक है। क्योंकि जो सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन था वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, इसमें डेमोक्रेटिक सिस्टम इंट्रोड्यूस नहीं करवाया गया था, क्योंकि मुल्क में मार्शल लगा हुआ था, और अयूब खान जो थे वो, उनका ताल्लुक आर्मी से था और वो एक डिक्टेटर थे। ठीक है। थर्ड वन इज 1973, इसमें जो प्राइम मिनिस्टर थे अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, जब कॉन्स्टिट्यूशन आया तो जुल्फिकार अली भुट्टो जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। लेकिन अगर आपने कभी सुना हो या पहले पढ़ा हो, इस कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले जुल्फिकार अली भुट्टो जो है वो फर्स्ट सिविलियन मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे। ठीक है। समझ आ रही है बात, कभी सुनी है? क्या मैम? यस।
यस मैम सुनिए। कि क्योंकि उन्होंने इमीडिएटली जब वो रिजाइन किया था और अपनी जो जितनी भी अथॉरिटीज थी वो एज इट इज जुल्फिकार अली भुट्टो को हैंड ओवर की थी, क्योंकि वेस्ट पाकिस्तान में जो इलेक्शंस हुए थे ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में, तो उसके अकॉर्डिंग वेस्ट पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो के पास जो है वो अक्सरियत थी, लेकिन ये अक्सरियत बहुत बड़ी नहीं थी, बहरहाल अक्सरियत थी। उसकी बेस पे जो इनको सारी अथॉरिटीज हैंड ओवर की गई और उसके अकॉर्डिंग जो है जुल्फिकार अली भुट्टो फर्स्ट सिविलियन मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बन गए। बट जब पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन आ गया तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन जुल्फिकार अली भुट्टो जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन गए और चौधरी फजल इलाही जो है वो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बन गए। अपने माइक म्यूट कीजिए अगर आपको कुछ पूछना नहीं है तो। मैं मेरा क्वेश्चन ये है कि अब तक पाकिस्तान में कोई ऐसा पीएम नहीं है जिसने अपने 5 साल पूरे किए हो, ऐसा क्यों? इसकी वजह ये है कि हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है ना उसकी बेस, यानी जो आपका फर्स्ट फेज आप पढ़ेंगे, इसके बाद हम पॉलिटिक्स वाला स्टार्ट करेंगे एक टॉपिक के बाद, तो उसमें फिर आपको पता चलेगा कि हमारी जो बेस है ना पॉलिटिकल बेस वो बहुत ज्यादा वीक हो गई थी। आप ये कह सकते हैं कि जो अर्ली लीडरशिप थी आपके पास, जैसे कि कायदे आजम थे या लियाकत अली खान, जिन लोगों ने रियल स्ट्रगल की पाकिस्तान के बनाने में या तहरीक पाकिस्तान में, तो उनके बाद जो है वो फिर आपकी जो गवर्नमेंट थी ना वो स्टेबल नहीं रही। यूसुफ, आप बार बार क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, मैं अब आपको क्लास में ऐड नहीं करूंगी। बेटा पढ़ाना है मुझे, आपको सिर्फ बार बार ऐड नहीं करना है क्लास में, और ये अटेंडेंस आपकी जनरेट हो रही होती है ऑटोमेटिकली। तो आप देख लीजिए, बार बार अगर आप लीव करोगे तो फिर आपकी अटेंडेंस मार्क नहीं होगी, मुझे आप नहीं बोलिएगा। मैम अटेंडेंस मार्क के लिए क्या करना है? अटेंडेंस मार्क के लिए क्लास अटेंड करनी है। तो मैम क्लास में ही तो है हम, लेकिन समझ नहीं आ रहा, पता नहीं क्या हो गया इसमें, वीडियो में साथ में लिखा हुआ भी आ रहा है हर भी। तो इशू नहीं है, आ रहा है लिखा हुआ, उसको इग्नोर कर दो। आप लोग मैसेज कर रहे हैं, पढ़ना तो है हाँ ये नहीं आपने। आ रहा है, पता नहीं क्यों। ये लाइव कैप्शन ऑन हुआ है आपका, वो बंद कर लो। अरे कर दिया बंद, फिर भी आ रहा फिर आप जानबूझ के बता रहे हो। है, ऐसे ही समझ रहे। अच्छा पढ़ लो, फजूल बातें बाद में कर लेंगे, ठीक है। ओके मैम। इसके कि बाद मैम देखिए आप फिर बता रहे सेकंड हैं स्लाइड के अब हम क्या करेंगे, हम तीनों कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग तो नहीं पढ़ना है, ठीक है। मैं आपको तीनों कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कंपेरिजन के साथ पढ़ाऊंगी तो आपको तीनों समझ में आ जाएगा। पहला जो है इसमें स्पेलिंग मिस्टेक अगर है स्लाइड में तो आप उसको सही कर दीजिएगा, देख लीजिएगा। इन्फॉर्मेंस एंड वैलिडिटी डेट की, यानी इनफोर्स और वैलिड कब तक रहा ये वो उसमें डेट्स लिखी हुई, आप ये देख सकते हैं इसके अंदर। जैसे इसके अंदर पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था 7 अक्टूबर 1956 को, ठीक है। फिर 62 में दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन था जो कि 8 जून 1962 को अप्लाई हुआ, और उसके बाद 25 मार्च 1969 को जनरल याह्या खान ने किया था। पहला वाला जो है वो अयूब खान ने किया था, दूसरा जो है याह्या खान ने किया था। Third one is 19 on 14th August and is still in progress with amendments, ठीक है। और आपको पता है कि अब तक 27 अमेंडमेंट्स में हो चुकी है। ये अमेंडमेंट्स जो है वो डिफरेंट इश्यूज के हवाले से हैं। अभी लास्ट में जो 27 अमेंडमेंट हुई तो वो बहुत ज्यादा हाईलाइटेड थी। ये अमेंडमेंट्स आपने पढ़नी है, पूछूंगी कि क्या पढ़ा आपने, नेक्स्ट क्लास में आपका टेस्ट है। अमेंडमेंट जो हुई है इसमें अब तक, अब आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स, इसमें जब आप कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं तो उसके बाद आपके पास जो है वो अ, उसमें जो पॉइंट्स होते हैं ना उसको आर्टिकल्स कहा जाता है, ठीक है। तो हर कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल्स हैं वो डिफरेंट है।
और शेड्यूल्स है। इसमें देखिए पहला जो 56 का कॉन्स्टिट्यूशन है। जी नजीब, क्या पूछ रहे हैं आपको? मिस ये रियल टाइम टेक्स्ट आ रहा है, ये मैसेजेस कर रहे हैं, तकलीफ हो रहा है बहुत। अच्छा, 1 मिनट रुक जाओ, देखती हूँ। ये मिस स्क्रीन स्क्रीन भी जो है ना छोटी नजर आ रही। आप लेफ्ट यस मैम, सही। जी बस सही कह रहे हैं मैम। जी टीचर टाइम बस आपका भी हमारा भी अपना है इसके थोड़े। अंदर बहुत मस्त है। जी सकते बुल्ला हैं, वो रोजे में झूठ नहीं बोलता। स्क्रीन स्क्रीन शॉट निकाल कर भेजता हूँ ग्रुप में। नहीं, वैसे मेरे पास कैलकुलेटर शोर है, आप खामोश हो जाइए, स्क्रीन चुप हो जाइए। मैं बेटा क्लास में ही हूँ, आप प्लीज आप लोग जो आपस में टेक्स्ट नहीं करें, क्लास को डिस्टर्ब नहीं करें। पढ़ाई के अलावा आप लोग जो है ना सारे फजूल हरकतें करते हैं। मैं इसकी सेटिंग ही देख रही हूँ कि इसमें क्यों आ रहा है। और दूसरा, ये इतने बड़े हैं, आप लोग इग्नोर नहीं करते हैं चीजों को, उसको इग्नोर कर दें, कोई इशू नहीं है। अलिजबा, आप पढ़ाई के अलावा सारी जो है बातें कर रहे हो। मिस पता नहीं इसको क्या, हर टाइम मेरे को जो है ना पता नहीं क्या क्या बोलती रहती है।
अच्छा चलो इस पे आ जाओ, टॉपिक पे आ जाओ, क्योंकि मेरे पास बहुत फ्री टाइम नहीं है। आर्टिकल्स देखे आप, 1956 का जो आर्टिकल है, इसमें जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में 234 आर्टिकल्स हैं और 6 शेड्यूल हैं, ठीक है। और 1962 में जो है वो 250 आर्टिकल्स एंड 3 शेड्यूल्स हैं। एंड 73 में जो है वो 280 आर्टिकल्स एंड 7 शेड्यूल्स हैं। तीनों में आर्टिकल्स जो है वो हर टाइम जो है वो चेंज है, और शेड्यूल्स भी जो है वो चेंज है, ठीक है। इसमें सबसे स्टार्ट जो है आता है, आपका जो फर्स्ट चैप्टर आता है वो प्रीमेबल या फिर इंट्रोडक्टरी विदाया कहलाता है। आप अगर 2 मिनट्स वेट करें, मैं इसकी सेटिंग में जाके देखती हूँ इसमें क्या मसला है।
देखिए प्रिमिबल या इब्तदाइया जो है ना, इंट्रोडक्टरी पॉइंट आपके पास, इसमें लेकर जो कॉन्स्टिट्यूशन है आपके पास, यानी 56, 63। ठीक है, अब अगर आप पूछा जाता है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रिमिबल जो है वो उसका 62 के कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्क्राइब करें, या ये भी पूछ सकते हैं कि ये प्रिमिबल इंट्रोडक्टरी जो है वो तीनों कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद, इसका आंसर दे सकते हैं कि यस, ये तीनों कॉन्स्टिट्यूशन में जो सेम पॉइंट है, और पाकिस्तान की तीनों कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रिमिबल या इंट्रोडक्टरी से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर लिखा क्या है कि वेयर एज सॉवरेनिटी ओवर द एंटायर यूनिवर्स बिलोंग्स टू ऑलमाइटी थॉट प्रिस्क्राइब्ड बाय हिम इज अ सेक्रेड ट्रस्ट। ठीक है, इसका मतलब है कि हाकमियत आला, हाकमियत आला अल्लाह ताला की, यानी जितने भी अख्तियारात हैं और जो सुपर पावर है वो अल्लाह है। इसका मतलब भी है इस्लामिक रिपब्लिक को पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान, आपकी कंट्री का जो नाम है वो इस्लामिक पाकिस्तान, यानी इसकी जमहूरिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस्लामिक अकॉर्डिंग चलने वाली रियासत, तो उस रियासत का तस्वुर इस बेस पे होता है। इसकी रूज है वो ये है कि तमाम तख्तियारात का, और क्यों ताला जमीन पे उतर के तो अख्तियारात नहीं करेंगे, नहीं चला। जमीन पे जो लोग है ना, द अथॉरिटी टू बी एक्सरसाइज बाय द पीपल, लोग इख्तियारात का इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ लिमिट्स और बाउंड्रीज के अंदर रह के कर रहे हैं, क्योंकि इख्तियारात देने का मतलब ये नहीं कि जो है वो अ, अपनी मर्जी के मालिक होगा या उनसे पूछा नहीं जाएगा। और हमें इस चीज का बहुत अच्छी तरह से आइडिया कि ऐसी कोई भी चीज जो हम किसी के पास अपनी अमानत के तौर पे रखवाते हैं, तो जो रख होता है जवाबदेह होता है, और जो रखवा रहा होता है वो जवाब लेने वाला होता है। अगर उसने आपको परमिशन दी यूज करने की तो आप यूज करेंगे, जितनी परमिशन दी उतनी ही यूज करेंगे। तो बिल्कुल सेम यही है कि दुनिया में जो लोग इख्तियारात इस्तेमाल कर रहे हैं एज ए रूलर ऑफ द स्टेट, इस्लामिक स्टेट, तो वो आंसरेबल है। ठीक है, ऑल थ्री कॉन्स्टिट्यूशन आर बेस्ड ऑन द इंट्रोडक्टरी ऑफ द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, अब ये जो तीनों कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रीमेबल या इंट्रोडक्टरी पे बेस करते हैं, बेसिकली ये जो पॉइंट है ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 949, यानी इसकी जो बेस पॉइंट है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का बेस पॉइंट तीनों कॉन्स्टिट्यूशन में फॉलो किया गया है। बहुत क्लियर बता दिया गया कि सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू ऑलमाइटी अल्लाह। ठीक है, सेकंड चैप्टर के सेकंड टॉपिक जो चीज का है फंडामेंटल राइट्स पीपल है। ठीक है, जैसे सिक्योरिटी ऑफ पर्सन, सेफगार्ड एज टू अरेस्ट एंड डिटेंशन, यानी शख्स किसी भी शहर की इज्जत और उसका तहफ़्फ़ुज़, उसको अगर अरेस्ट किया जाता है या हिरासत में रखा जाता है तो उसका तहफ़्फ़ुज़ उसमें यकीनी बनाया जाएगा। राइट टू फेयर ट्रायल, एक मुनसिफाना ट्रायल हो उसका, अगर किसी मुकदमे में वो है तो उसके लिए जो है वो एक सही तरह से उसका ट्रायल होना चाहिए। स्लेवरी, फोर्स लेबर और स्लेवरी या जो यानी गुलामी या जो जबरदस्ती की मजदूरी कराई जाती है वो उसके हवाले से भी है कि नहीं करवाई जा सकती। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, असेंबली, एसोसिएशन, ट्रेड, बिजनेस और प्रोफेशन, स्पीच। ठीक है, अच्छा जो फ्रीडम वाली बात है ना, तो ये फ्रीडम वाली बात इसमें आप देखें कि 56 और 73 की कॉन्स्टिट्यूशन क्योंकि डेमोक्रेटिक थी तो उसमें तो सेम हो सकती है, बट जो 62 का कॉन्स्टिट्यूशन है क्योंकि वो मार्शल पीरियड का कॉन्स्टिट्यूशन था, तो उसमें आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, इस तरह की जो फ्रीडम है या राइट्स है वो नहीं थे, क्योंकि वो इसका हिस्सा नहीं होते। फ्रीडम टू प्रोफेस रिलीजियस एंड टू मैनेज रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, ठीक है, ये सेम। इक्वालिटी ऑफ सिटीजन, जो शहरी है उनकी बराबरी। ठीक है, फॉर्म ऑफ वर्शिप, जहां समझ में नहीं आए तो आप पूछ लीजिएगा, नहीं कि आगे में बढ़ गई और आप लोग जो है गायब हो गए। फॉर्म ऑफ 3 में जो है वो किस तरह का हुकूमत का तरीका जो भी इख्तियार किया गया। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे मेंशन हो
स्क्रीन शेयर हो रही है क्लास? यस मिस हो रही है। तो इसमें देखिए ये मेंशन हो रहा है पार्लियामेंट्री सिस्टम है पहले में, दूसरे में प्रेसिडेंशियल है, तीसरे में पार्लियामेंट्री। कपड़े से साफ कर लो तो साफ नजर आ जाए। पार्लियामेंट्री आप सिस्टम जो है ना, साफ कर कह रही हूँ कपड़े से साफ करके देखो नजर आ जाएगा। पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में कोई कर फर्क भाई। होता है? हम्म, स्क्रीन फुल करें ना। स्क्रीन फुल है। अब जो भी आएगा ना क्लास में तो मैं उसको एडमिट नहीं करूंगी, ऐड नहीं करूंगी, क्योंकि कोई रिमूव नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी अथॉरिटी मेरे पास है। ठीक है, तो ये ड्रामेबाजी अपनी बंद कर दीजिए प्लीज। और अगर आपको क्लास पे नहीं आना है तो नहीं आया, मैं अटेंडेंस नहीं लगाऊंगी, मैंने नोट कर लिए नाम आप लोगों के। मिस मैं अभी चौथी या पांचवी दफा रिमूव हो चुका हूँ। अभी मैंने वापस आया हूँ क्लास। ठीक है, ये असल में उसको मैंने जूम कर दी है, फुल स्क्रीन कर दी है। टीचर ये अच्छा इसके, पार्लियामेंट और प्रेसिडेंटल सिस्टम में क्या फर्क है? हाँ तो ये मैंने आपसे पूछा कि दोनों में क्या फर्क होता है, क्यों जो है वो अडॉप्ट किया गया, ये आपको एयर से भी समझ में आ जाएगा अगर आप समझें तो। ये क्लू है इसके अंदर। देखिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होता है ना, बेसिकली ये लिखा हुआ है कि विद प्राइम मिनिस्टर एज द एग्जीक्यूटिव हेड, ठीक है, और प्रेसिडेंशियल में लिखा है पावर सेंट्रलाइज इन द प्रेसिडेंट। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है ना, बेसिकली इसमें जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है वो जो होता है हेड ऑफ द गवर्नमेंट, वो प्राइम मिनिस्टर होता है। ठीक है, और उसके मिनिस्टर्स होते हैं, यानी उसकी टीम होती है जो कि मिनिस्टर्स या उसकी कैबिनेट होती है। और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट दोनों प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, उसकी भी कैबिनेट होती है, लेकिन दोनों में एक मेजर डिफरेंस ये होता है कि जिस तरह से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दोनों होते हैं, यानी कि हेड ऑफ द स्टेट होता है, मुल्क का सरबराह होता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट यानी हुकूमत का सरबराह होता है। तो इसमें प्राइम मिनिस्टर के इख्तियारात महदूद होते हैं। ठीक है, वैसे तो बढ़ गए इख्तियारात, लेकिन फिर भी इतने नहीं बढ़े कि वो जो है वो कुछ भी करता रहे और किसी चीज के लिए आंसरेबल ना हो। इसी तरह से जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसमें क्योंकि मुल्क का सरबराह भी सदर है, हुकूमत का सरबराह भी सदर है, तो तमाम तरह इख्तियारात सदर के पास होते हैं। और दूसरी अहम चीज ये है कि सदर और उसकी जो पार्लियामेंट होती है, यानी उसकी जो कैबिनेट होती है, मेंबर्स होते हैं, वो आंसरेबल नहीं होते पार्लियामेंट में। ठीक है, क्योंकि आप ये देखें इसमें ज्यादातर जो पाकिस्तान में मार्शल पीरियड लगा, 62 था, या फिर आपके पास जो है वो, हम इस तरह कह सकते हैं, यूब खान का दौर हो, याया खान का दौर हो, या फिर मुशर्रफ का दौर हो, इन सब में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इसीलिए अडॉप्ट किया जाता है। आप इसको इस तरह भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जब जब मार्शल पीरियड था तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था। ठीक है, अगर आपसे सवाल किया जाए कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो किन कॉन्स्टिट्यूशन में था, तो लाजमी सी बात है जिस कॉन्स्टिट्यूशन के दौरान अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं मिल सकता, और अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है तो इसका मतलब है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा माशाल्लाह जो पीरियड होता है उसके में। मीट योर माइक। अच्छा, इसके बाद देखें नेक्स्ट स्लाइड जो आपके पास है वो है इलेक्टोरल प्रोसेस, कि इन कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्टोरल प्रोसेस यानी इलेक्शन का तरीकेकार क्या था। पहला जो है 56 का, उसमें डायरेक्ट इलेक्शन है। ठीक है, और इसमें फिलहाल कोई तरीकेकार जो है वो मतलब उसमें था कि इलेक्शन हो, और इलेक्शन में के थ्रू जो है लोग अपने जो मेंबर्स उनको इलेक्ट कर लेंगे। दूसरा जो है आपके पास
पास इनडायरेक्ट सिस्टम था, और इनडायरेक्ट सिस्टम आपके पास है वो बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम था, कि पहले आप बेसिक डेमोक्रेसीज के मेंबर्स होते हैं उनको इलेक्ट करेंगे, फिर वो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करेंगे। तो ये इनडायरेक्ट हो गया ना, यानी इनडायरेक्टली जो पब्लिक थी वो इसमें इन्वॉल्व नहीं थी। ठीक है। इसी तरह से 1973 में देखिए डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम है बेस्ड ऑन एडल्ट फ्रेंचाइज, मींस के इलेक्शन थे, और इसमें जो एडल्ट लोग थे उनकी एज लिमिट जो 21 ईयर जो है वो बताई गई थी, कि हर सिटीजन ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान which is 21 years old is it could be count as adult franchise। ठीक है, यानी कि वो बालिग आके बालिग रायदही जो कहते हैं ना, कि जो बालिग लोग थे उनकी एज 21 सेट की गई थी, बाद में मुशर्रफ के दौर में उसको कम करके 18 ईयर्स किया गया था। तो इसके बाद जब फिर जो इलेक्शन थे उसके थ्रू जो है इसमें यूनिवर्सल वोटिंग राइट्स इसमें जो था, जैसे कि लोगों के पास होता है ना वोटिंग राइट्स, उसके थ्रू जो है ये इलेक्शन कराए गए थे। जी क्या पूछना है आपको, पूछिए जल्दी से। किसी को कोई सवाल पूछना था? आप ये देखें कि मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज आपके पास क्या है, लेजिस्लेचर। ठीक है, लेजिस्लेचर या कानून साज इदारा, या इसे जो इसका टिपिकल इसकी लिटरल मीनिंग है, उसमें जो है इसको मुकन्नना कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ 1956 यानी आपकी पार्लियामेंट, 1956 में आपके पास। जी टीचर ये सारी चीजें पाकिस्तान की हैं? बेटा पाकिस्तान में पढ़े, टॉपिक लिखा है ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, इसीलिए तो कह रही हूँ मैं आपसे कि कॉन्स्टिट्यूशन का पढ़ना जरूरी होता है। कैसे सिटीजन ऑफ पाकिस्तान आपको पता ही नहीं कि आपके मुल्क में है क्या चीज, और उसमें रूल्स रेगुलेशन क्या है। यूनिकैमरल, दोनों के स्टार्ट के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है, जिसमें सिंगल लेजिस्लेटिव चैम्बर होता है, यानी कि वन हाउस होता है, और वन हाउस का मतलब है ओनली नेशनल असेंबली। ठीक है, इसे इसमें अच्छा ठीक है, अपना माइक म्यूट मैम करो, आंसर दे। जी मैम, जो ये नेशनल असेंबलीज होते हैं ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं या कंट्रीज में पाकिस्तान में होते हैं मतलब? ये सेंट्रलाइज लेवल पे होते हैं ना, जैसे कि आपके पास प्रोविंसेस है, प्रोविंसेस में जो असेंबली सिटी असेंबली कहलाती है और केपी की असेंबली कहलाती है, वो प्रोविंशियल लेवल की गवर्नमेंट होती है। उसमें जो हेड ऑफ दी गवर्नमेंट होगा, प्रोविंस की हम बात कर रहे हैं, वो चीफ मिनिस्टर होता है, वजीर आला होता है, और हेड ऑफ दी प्रोविंस जो होगा, जो सूबे का सरबरा होगा, वो गवर्नर कहलाता है। बिल्कुल सेम इससे अपर लेवल पे चल जाओ, जब हम सेंट्रलाइज गवर्नमेंट की बात करते हैं तो लेजिस्लेचर है जो कि कानून बना रहा है आपका। ठीक है, लेजिस्लेचर के जो लोग होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं, वो इलेक्टेड होते हैं आपके वोट के थ्रू। और हमने ये डिस्कस किया था क्लास में कि क्योंकि 25 करोड़ पीपल पाकिस्तान में है, पॉपुलेशन है, तो सबके सब असेंबली में जाके नहीं बैठ सकते, लिमिटेड सीट्स होती हैं। तो उनके बिहाफ पे, उन तमाम लोगों के बिहाफ पे, यानी आप जो है वो अपने नुमाइंदों का इंतखाब करते हैं, और वो आपके बिहाफ पे जाके कानून साजी के अमल में हिस्सा लेते हैं। इसलिए पहली जिम्मेदारी आपकी है कि पहले आप जो है वो अच्छे लोगों का इंतखाब करें, और दूसरी जिम्मेदारी उन इलेक्टेड, उन मुंतखब लोगों की जो कि आपका वोट लेके असेंबली में बैठे हैं और आपके बिहाफ पे कानून साजी के अमल का हिस्सा है। ठीक है, अच्छा अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करता है या नुकसान पहुंचाता है, तो अगर आपके कॉन्स्टिट्यूशन में उसके हवाले से मेंशन है चीजें, तो उसको सजा मिलेगी, और अगर नहीं है तो सजा नहीं मिलेगी। लेकिन अगर हम इसको समराइज करें, इसका आंसर ये कि कॉन्स्टिट्यूशन को नुकसान पहुंचाना कानूनन एक बहुत बड़ा जुर्म है, क्योंकि कानून कवानीन जो बना है वो उस स्टेट की अमानत है, वो जो आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्टेट का है। तो किसी को ये अथॉरिटी नहीं कि कोई भी मुंह उठाकर आया और उस कॉन्स्टिट्यूशन को जो एब्रोगेट कर दे। हाँ, उसमें चेंजेस अगर समझते हैं कि मुल्क और कौम के मफाद में है चेंज होना, तो उसमें चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है,
यस मिस, थैंक यू। तो इसमें देखिए यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है और बाइकैमरल, दो टाइप है आपके पास लेजिस्लेचर की। यूनिकैमरल में आगे लिखा सिंगल लेजिस्लेटिव चैम्बर वन हाउस मींस के नेशनल असेंबली, जो कि आपके पास सेंट्रल लेवल पर होता है, ठीक है। इसी तरह से 73 का जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है बाइकैमरल, बाइकैमरल का मतलब है टू हाउसेस। टू हाउसेस मतलब अपर हाउस है वो आपके पास सेनेट है, ईवान बाला जिसे कहते हैं, एंड लोअर हाउस आपके पास जो है वो नेशनल असेंबली ईवान ज़ेरी। इन दोनों का आप कंबाइन करते तो आपकी पार्लियामेंट बनती है, ठीक है। अच्छा, पहले दोनों कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिकैमरल लेजिस्लेचर था, सिर्फ कौमी असेंबली था, और कौमी असेंबली में जो सीट्स रिजर्व की जाती हैं, रिजर्व होती है सीट्स मिलती है, वो अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन मिलती है। तो जिस सूबे की जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उसकी सीट उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। लेकिन अब इस बेस पे क्या हो रहा था कि जैसे कि पंजाब है या बंगाल था, पहले ईस्ट पाकिस्तान था हमारे पास, तो ईस्ट पाकिस्तान की पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा थी। तो वहां पे जब वोट हुए थे इलेक्शन में 1970s में, तो उसमें एक बड़ा मसला यही आया था कि ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के जो इलेक्शन थे बहुत क्लियर थे कि ईस्ट वाले ने वेस्ट को रिजेक्ट किया था और वेस्ट ने ईस्ट को रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि उससे पहले से ये मसला चल रहा था, नुमाइंदगी का मसला, ठीक है। तो इलेक्शन होने के बाद भी मसाइल जो मजीद बढ़ गए थे और फिर एट द एंड सेपरेशन हो गई थी। इसी तरह से फिर जब पाकिस्तान सिर्फ वेस्टर्न पाकिस्तान रह गया, तो यहाँ पे फिर पंजाब जो एक बड़ा सूबा था आबादी के लिहाज से, तो पंजाब के पास जो सीट ज्यादा थी, तो फिर बाकी सूबों में फिर से मसाइल होने लगे कि भाई जो है वो पंजाब ज्यादा हिस्सा ले जाता है और बाकी सूबे जो है वो महरूम रह जाती चीजों से। तो फिर ये सजेस्ट किया गया था, सजेस्ट पहले कॉन्स्टिट्यूशन में भी किया गया था, मोहम्मद अली बोगरा ने सजेस्ट किया था कि टू हाउसेज होने चाहिए, ठीक है। लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं किया, एक्सेप्ट करने के बाद उसको भी बाद में उस पर काम नहीं किया गया। तो 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में इन चीजों को देखते हुए, एक्सपीरियंस को देखते हुए, अब क्योंकि हिस्ट्री थी ना, ये हिस्ट्री इसलिए पढ़ी जाती है, तो हिस्ट्री में जो कुछ हुआ उसको अवॉइड करने के लिए फ्यूचर में जो है वो अब बाई कैमरल लेजिस्लेचर अडॉप्ट किया गया, उसमें अपर हाउस और लोअर हाउस थे। अब यूनिकैमरल बाई कैमरल में यूनिकैमरल की जगह जो है बाई कैमरल क्यों आ रहा है, इसका इससे क्या फर्क पड़ रहा था या इससे क्या फायदा था? इसमें होता ये है कि अगर लोअर हाउस में अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन आपको सीट्स मिलती है, तो उसका मतलब ये है कि उसमें फिर किसी सूबे की ज्यादा सीट है और किसी की कम है। तो उस चीज को कंपनसेट करने के लिए, इक्वालिटी करने के लिए सेनेट में जो सीट्स है वो इक्वल होती है। अब उसमें चाहे आपके पास प्रोविंस अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, अकॉर्डिंग टू एरिया बड़ा है या छोटा, ये मैटर नहीं करता, ठीक है। तमाम सूबे जो है उनको इक्वली सीट्स डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं, जैसे कि पंजाब है और बलूचिस्तान है, तो पंजाब की पॉपुलेशन ज्यादा है, एरिया कम है, बलूचिस्तान की पॉपुलेशन कम है, एरिया ज्यादा है, बट जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन है सेनेट की अपर हाउस को इक्वल है। तो जो सीट्स या जो उन्हें लगता है कि नाइंसाफी हमारे साथ अगर यूनिकैमरल में हो रही है, यानी कि वन हाउस में हो रही है, नेशनल असेंबली में हो रही है, तो उसको वहां पे ज्यादा सीट्स देके बराबर करने की कोशिश की जाती है, और इस तरह से बराबर हो भी जाते हैं। ये चीज क्लियर है? क्लास यस मिस यस। थोड़ी थोड़ी नहीं पूरी करना है इसको, क्योंकि पेपर में आती है ये चीजें। अच्छा, दूसरा ये कि अब जो दोनों के काम क्या होते हैं, यूनिकैमरल यानी जो नेशनल असेंबली होता है, नेशनल असेंबली जो है आपके पास उसकी 342 सीट्स है, और सेनेट की जो है आपके पास 104 सीट्स है, ठीक है। जो आपके ज्यादातर जो चीजें आती हैं, जो रेजोल्यूशन वगैरह आती हैं, जो कवानीन बन रहे होते हैं, जो चेंजिंग हो रही होती है, वो सबसे पहले नेशनल असेंबली में आती है, ठीक है। और यहीं से बेसिकली जो है सारा काम होता है। और इसके बाद जो है वो जी मिस ये अलिशबा नाम का पता नहीं कौन है, ये तंग कर रहा है फजूल। आप छोड़ दे बेटा, इसको इग्नोर कर दे चीजों। टीचर जिनके अकाउंट वो टीचर जिनके रोल नंबर शो नहीं हो रहे ना उनको निकाल दो। कल भी ये ऐसे ही कर रहे थे क्लास में। ऐसे कर दें, कल भी ऐसा ही हुआ था। अच्छा चल, आप इस टॉपिक पे आ जाए, इतना टाइम हमारा वेस्ट हो चुका है ऑलरेडी।
इसमें देखें बाइक कैमरल में आपने पढ़ रहे थे कि नेशनल असेंबली जो है वहाँ पे सारे बिल्स वगैरह रूल्स रेगुलेशन जो होते हैं वो सब वहाँ पे पास हो रहे होते हैं, सारी चीजें होती हैं। इसी तरह से जो है वो फिर सेनेट जो है वहाँ पे मालियाती जो फाइनेंशियल बिल वगैरह होते हैं वो वहाँ पे जाते हैं, ठीक है। और कोई भी रेजोल्यूशन अगर आपने पास करनी है यानी कहीं अमेंडमेंट करनी कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसके लिए जरूरी होता है कि आप पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस यानी अपर एंड लोअर हाउस, नेशनल असेंबली एंड सेनेट दोनों से उसको अप्रूव कराएंगे। देन प्रेसिडेंट जो है वो आपका उसको अप्रूव करेगा, ठीक है। इस्लामिक प्रोविजंस ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके पास। देखिए 1956 और 1962 में जब आप इस्लामिक प्रोविजंस पढ़ते हैं ना, तो उसमें कुछ आपको ज्यादा खास चीजें नजर नहीं आती है, जैसे कि डिक्लेयर्ड पाकिस्तान एज इस्लामिक रिपब्लिक, ठीक है। और इसके बाद मॉडरेट इस्लामिक फीचर्स थे इसके अंदर। सेकंड जो था इसमें इनिशियली सेक्युलर टाइटल बट लेटर अमेंडमेंट्स इंट्रोड्यूस इस्लामिक प्रोविजंस। तो जब 62 का कॉन्स्टिट्यूशन आया तो यूपान ने इस्लामिक कवर्ड हटा दिया था इसमें से, लेकिन फिर लोगों ने इस पर एतराज किया कि आपने इस्लामिक कवर्ड क्यों हटाया है, तो उसमें फिर अमेंडमेंट करके इसको फिर इस्लामिक रिपब्लिक किया गया दोबारा से। तो इसमें यही लिखा है इनिशियली सेक्युलर है ये, उन्होंने स्टार्ट में क्या उसको सेक्युलर स्टेट के तौर पे पेश करने की कोशिश की, बट क्योंकि हमारी तो बेस आइडियोलॉजी और पाकिस्तान हम पढ़ते हैं, उसकी बेस पे आपका कॉन्स्टिट्यूशन भी बना है, मुल्क बना है आपका, तो हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसमें देखिए लिखा है स्ट्रॉन्ग इस्लामिक कैरेक्टर, इस्लाम इंट्रोड्यूस एज स्टेट रिलीजन और डिक्लेयर्ड, ये भी कह सकते हैं आप इसके अंदर। इस्लाम जो था उसको रियासत का मजहब डिक्लेयर किया गया, इसमें खास तौर पे काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी क्रिएटेड, ठीक है। और जो इस्लामिक आइडियोलॉजी की काउंसिल थी वो डिक्लेयर की गई है। अच्छा इसमें एक चीज और थी कि इस्लाम शल बी द स्टेट रिलीजन ऑफ पाकिस्तान, ये अभी हमने पढ़ा। इसी तरह से हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट दोनों के लिए अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन 1973 कंपलसरी था कि वो मुस्लिम होंगे, ठीक है। इससे पहले दोनों कॉन्स्टिट्यूशन में इस्लामिक प्रोविजन में ये वाली प्रोविजन, ये वाला आर्टिकल नहीं था, कंपलसरी नहीं था। तो ये डिफरेंस है तीनों कॉन्स्टिट्यूशन में कि अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि इस्लामिक प्रोविजंस को डिस्कस करें अकॉर्डिंग टू द ऑल थ्री कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, तो आपको पता होना चाहिए कि 56 और 62 के कॉन्स्टिट्यूशन में इस्लामिक प्रोविजन में फर्क था, और 73 में मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोविजन जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई गई थी और इंक्लूड की गई थी। जैसा अभी हमने कहा कि हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट दोनों का मुसलमान होना जरूरी था, इससे पहले ये चीज डिक्लेयर नहीं थी, मेंशन नहीं थी। इसी तरह से इस्लाम है वो एज ए स्टेट रिलीजन डिक्लेयर किया गया, ये मेंशन नहीं था। और थर्ड वन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट द डेफिनेशन ऑफ मुस्लिम जो है वो उसमें इंक्लूड की गई थी, ठीक है। इसमें क्या है कि हर वो शख्स जो है द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान डिफाइंस अ मुस्लिम एज अ पर्सन, कि मुसलमान वो शख्स है हु बिलीव्स इन द यूनिटी एंड वननेस ऑफ अल्लाह, अल्लाह की वहदानियत पे पुख्ता यकीन रखता है वो शख्स, इन द एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड फाइनलिटी ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद प्रॉफिटहुड, और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत पे मुकम्मल यकीन रखता है कि उनके बाद ये अल्लाह के आखिरी नबी और उनके बाद कोई नया नबी नहीं आएगा, ठीक है। एंड डज नॉट रिकॉग्नाइज एनी प्रॉफिट आफ्टर हिम, और उनके बाद किसी और प्रॉफिट को जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है। By declared the above said definition, Qadiani is declared as non-Muslim after first amendment in September 1974. तो जब यहाँ पे क्लियर हो गया कि मुसलमान कौन है, तो जो भी इस डेफिनेशन के दायरे में नहीं आता वो ऑटोमेटिकली नॉन मुस्लिम डिक्लेयर हो गया। बट मसला यहाँ पे ये जो कादियानी वाली बात की गई, कादियानी फिरके की, तो उसमें कंफ्यूजन थी, और ये जो फिरका था इसी तरह से एज ए मुस्लिम जो है वो अपनी चीजें जो है वो प्रोपेगेट कर रहा था, उसकी जो है तबलीग कर रहा था, और उसमें क्या था कि लोग कंफ्यूज हो रहे थे। जी नजीबुल्लाह क्या पूछना है? मिस ये अमेंडमेंट क्या हुई?
ये मतलब किस कादियानी को शो करता है मतलब? देखिए ऊपर मैंने आपको बताया ना कि हर वो शख्स जो मुसलमान की डेफिनेशन आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल हो गई ना, कि हर वो शख्स जो कि अल्लाह की वहदानियत पे यकीन रखता है, ठीक है, और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने पे यकीन रखता है, कि उनके बाद कोई नया नबी नहीं आएगा, उन पर नबूवत का सिलसिला खत्म हो गया, तो वो मुसलमान है ना। बेसिक बिलीव्स है एज ए मुस्लिम, ठीक है। अब ये मैं आपको बहुत क्लियर बताऊं, इसमें कोई माइंड करने वाली बात नहीं है, ये समझने वाली बात है कि बेसिकली ये जो डेफिनेशन आई थी ना, ये किसी हिंदू के लिए नहीं आई थी या किसी क्रिश्चियन के लिए नहीं आई थी, ये इस फिरके के लिए ही आई थी, कादियानी फिरके के लिए ही, जो कि लोगों को जो है वो कंफ्यूज कर रहा था। इस सिलसिले में जैसे आपने इसमें पढ़ा होगा, इसके बारे में सुना है कि लोग नबूवत का दावा करते हैं, ठीक है। तो नबूवत का दावा करने वाले, तो फिर जो इस्लाम है उसमें तो ये खत्म हो गया ना तस्वुर, क्या हजरत मोहम्मद अल्लाह के आखिरी नबी है। तो अब अगर कोई नबूवत का दावा कर रहा है तो वो तो फिर इस डेफिनेशन से बाहर हो गया, और अगर इस डेफिनेशन से बाहर हो गया तो इस्लाम के दायरे से भी बाहर हो गया। तो इसीलिए फिर इनको तबलीग करने से रोका गया है, पाबंदी लगाई जाती है, लेकिन जाहिर सी बात है जिस तरह मौका मिलता है वो चीजें मौजूद होती है, ठीक है। और ये मैंने क्लास में भी डिस्कस किया था, ये चीजें ज्यादातर उस वक्त होती है जब जहाँ पे इकोनॉमिकल सिचुएशन जो है बहुत डिस्टर्ब होती है। फिर ऐसे लोगों को तो मार देना चाहिए। अब वो मारने वाली बात जो है उसके लिए रूल्स रेगुलेशन होते हैं, जाहिर सी कत्ल कर बात दो है। उनको। अच्छा अभी चलो करते हैं, करके आते कदर, छोड़ो क्लास बंद करो। इसके लिए रूल्स रेगुलेशन के होते अल्लाह। हैं, ठीक है, और उसके बाद जो उसकी अकॉर्डिंग को ट्रीट किया जाता है। इनकी पाबंदी है, इनकी तबलीग करने के ऊपर पाबंदी है। और आप देखें कि अब तो आप लोग टीवी देखते नहीं है, बहुत कम ट्रेंड हो गया, तो टीवी पे अक्सर इस तरह के ऐड चल रहे होते हैं कि जो दूसरे मज़ाहिब के लोग हैं वो मसाजिद वगैरह को अपने मजहब की तबलीग के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो बेसिकली हिंदू नहीं करेंगे, क्रिश्चियन नहीं करेंगे, वो इसी तरह के लोग करते हैं। और ये मैसेजेस जो होते हैं ये इन्हीं लोगों के हवाले से होते हैं कि लोग अवेयर हो जाएं, अगर इस तरह की कोई एक्टिविटी हो रही है तो अगर आप अपने दिल से एक्सेप्ट कर रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज ये एज ए मुस्लिम और इस्लाम जो उसमें काउंट नहीं की जाती। तो 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में जो पहली अमेंडमेंट थी वो कादियानी फिरके के हवाले से थी, जो कि सितंबर 1974 में हुई थी। और आप ये नोट किया करें कि जो जमात इस्लामी है वो 74 मतलब सितंबर में जो है वो इस चीज को सेलिब्रेट भी करती है, बैनर्स वगैरह लगे हो। अच्छा, हेड ऑफ द स्टेट मींस प्रेसिडेंट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट मींस प्राइम मिनिस्टर मस्ट बी मुस्लिम अकॉर्डिंग टू द। इस पर उन्होंने यहाँ काम किया था काफी हद तक, और अभी भी जो लास्ट टाइम भी लॉ वगैरह पे काम हुआ था तो उस हवाले से भी 7 सितंबर को उन्होंने इस चीज को सेलिब्रेट किया था। मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1970। हाँ सब ठीक है, आप भी ठीक है, हम भी ठीक है, पार्टीज भी ठीक है, ठीक है। अच्छा ये देखें आप, इस पे आप इसको सुन लो, मैं क्या बता रही हूँ कि हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन 1973 दोनों का मुस्लिम होना जरूरी है। इस्लाम डिक्लेयर्ड एज टू बी द स्टेट रिलीजन, इस्लाम को जो है रियासत का मजहब करार दिया गया, ठीक है। अब ये जो इस्लामिक प्रोविजन है ये आपको बहुत क्लियर पता होनी चाहिए, तीनों कॉन्स्टिट्यूशन में इस्लामिक प्रोविजन में फर्क है। और थर्ड वन जो कॉन्स्टिट्यूशन आपके पास 73 वाला, उसमें जो चीजें ऐड की गई हैं आपसे पूछा जाए तो आपने वो चीजें लिखनी है। मैंने पूछा है, आपने लिखा है तो नंबर मिलेंगे, नहीं लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। इस्लामिक प्रोविजन पूछने का मतलब ये है कि जो चेंजेस है आपने वो बताने हैं, क्योंकि हमने पढ़े हैं, ठीक है। नेशनल लैंग्वेज पॉइंट आ रहा है कॉन्स्टिट्यूशन में, उर्दू एंड बांग्ला लैंग्वेजेस डिक्लेयर्ड एज टू बी द नेशनल लैंग्वेजेस ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। और ये जो नेशनल लैंग्वेज थी दोनों कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो दो डिक्लेयर की गई थी, क्योंकि ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान कंबाइन थे। और जो इशू चल रहे थे उसमें एक बड़ा इशू जो है वो लैंग्वेज का भी था, कि जो मेजोरिटी थी उसकी जबान जो है वो चेंज थी, और जो पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज थी वो उर्दू थी। पाकिस्तान हैड टू विंग्स, ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान टिल 1971। तो 1971 तक जब दोनों ये दो यूनिट है पाकिस्तान में, तो ये लैंग्वेज जो है वो एज इट इज रही। आफ्टर सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान, उर्दू डिक्लेयर्ड एज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। इसको इस तरह से लिखा जाया था कि उर्दू
ओनली उर्दू लैंग्वेज डिक्लेयर एज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, फिर सेपरेशन के बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन आया 73 का, तो उसमें सिर्फ उर्दू जबान को जो पाकिस्तान की कौमी जबान करार दिया गया, और इसके साथ जो इंग्लिश थी, वाइल इंग्लिश लैंग्वेज डिक्लेयर्ड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान, जबकि इंग्लिश को जो पाकिस्तान की ऑफिशियल यानी दफ्तरी जबान जो डिक्लेयर किया गया, बट जस्ट फॉर 15 ईयर्स, सिर्फ 15 साल के लिए। और उसके बाद ये क्लियर था कि इसको जो है वो आफ्टर 15 ईयर्स जो उर्दू है वो इसको इंग्लिश को रिप्लेस करेगी। ठीक है, तो 15 ईयर्स तो नहीं हो सका। 2015 सितंबर में जो है वो फिर ये ऑफिशियली काम हुआ कि उर्दू ने जो है वो रिप्लेस किया इंग्लिश जबान को उर्दू। और उसके बाद आप देखें कि जब आप और सेरेमनी वगैरह होती है तो वो ज्यादातर उर्दू लैंग्वेज में की जाती है, जो ऑफिशियल है। इंग्लिश ऑफिशियली रिप्लेस बाय उर्दू इन सितंबर 2015। यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है कि 2015 में रिप्लेस हो गई। अच्छा, अब जो चीज आप लोग पूछ रहे थे ना, क्या कॉन्स्टिट्यूशन को कोई नुकसान पहुंचाए तो सजा मिलनी है नहीं मिलनी, उससे रिलेटेड हाई ट्रेजन जो आप अक्सर आर्टिकल 6 का नाम सुन रहे हैं कि आर्टिकल 6 के अकॉर्डिंग इसको पनिश किया गया, आर्टिकल 6 के अकॉर्डिंग। तो आर्टिकल 6 जो है उसका नाम है हाई ट्रेजन, उसका टाइटल है हाई ट्रेजन यानी गद्दारी। ठीक है, any person who abrogates or subverts or suspends or holds in abeyance or attempts or conspires to abrogate or subvert or suspend or hold in abeyance the constitution by use of force or show of force or by any other unconstitutional means shall be guilty of high treason। ठीक है, इसका मतलब ये है, सुन लीजिए, इसकी मीनिंग सुन लीजिए कि कोई भी शख्स जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को मुकम्मल खत्म करता है या उसको उस पर फिर अमल दरामद रोक देता है, उसके थ्रू जो है वो काम नहीं होने देता, उन रूल्स रेगुलेशन के थ्रू उसमें से कुछ चीजों को सस्पेंड कर दें, कुछ कुछ स्टॉप कर दें, तो किसी भी तरह से आइन को रोकना, उसको होल्ड पे रखना, उसको बिल्कुल खत्म कर देना, उसको मुअत्तल कर देना, चाहे ये इलीगल है, गैर आईनी है। ठीक है, और जो भी ये काम करेगा तो उसको जो है वो सजावार होगा हाई ट्रीजन का, यानी संगीन गद्दारी का। ठीक है, एनी पर्सन aiding or collaborating the acts mentioned as above shall likely be guilty of high treason। ठीक है, और कोई दूसरा शख्स जो उसके साथ इस तरह का काम करने में उसका साथ दे रहा है, वो भी सेम जो है वो उसको जो है वो सेम पनिशमेंट मिलेगी, दोनों के लिए एक ही पनिशमेंट होगी। An act of high treason mentioned shall not be validated by any court including the Supreme Court and ठीक है, कि जब अगर अगर जो है वो हाई ट्रीजन के अकॉर्डिंग जो है वो पनिशमेंट हो जाती है, तो उस पनिशमेंट को कि किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। इवन कि जो लास्ट ऑप्शन आपके पास प्रेसिडेंट का होता है जो कि सजा को कम या माफ कर सकता है, तो सदर के पास भी अख्तियार नहीं कि वो आपकी सजा को जो है वो खत्म कर दे। ठीक है, और इसके बारे में था कि हाई ट्रीजन जो है वो उसकी जो पनिशमेंट है वो कौन सजेस्ट करेगी, तो उसकी जो पनिशमेंट है वो पार्लियामेंट department shall be law provide for the punishment of the person found guilty of high treason। ठीक है, तो इसकी सजा जो है पार्लियामेंट सजेस्ट करेगी, पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग जो है वो सजाएं मौत जो है वो उसको दी जाएगी कि अगर कोई भी हाई ट्रीजन के हवाले से गिल्टी होता है तो उसको जो है वो सजाएं मौत दी जाएगी। फिर इस सजा को पाकिस्तान की किसी भी कोर्ट में जो है वो चैलेंज नहीं किया जा सकता। क्लियर है क्या? क्योंकि हमारी
अभी जो रिमूव हुआ है ना क्लास से, उनको मैंने रिमूव किया है, ठीक है। और उसकी वजह है कि आप क्लास में आके अगर बदतमीजी करेंगे तो ये जो है ना, ये मैं टॉलरेट नहीं करूँगी बिल्कुल भी। और अब नेक्स्ट क्लास में इंसान बन के बैठ सको तो बैठना, अदरवाइज आई विल नॉट एक्सेप्ट योर रिक्वेस्ट। ये बेटा क्लास हो रही है, सीरियस टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, उसमें आप बैठ के जो है अजीबोगरीब बातें करें, आपको तो कुछ शर्म आनी चाहिए। किस तरह से आप जो है पढ़ रहे हो। मैम ये एक ही पेपर बंदा है। मैंने 3 को रिमूव किया है क्योंकि मुझे जो है ना नमूने नहीं चाहिए अपनी क्लास में। ना मैं इस तरह की ड्रामेबाजियां करती हूँ, ना मुझे पसंद है चीजें। अभी जो हमने पढ़ा है क्लास में, जो कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस किया है, ये इसमें से कोई भी ऐसा पॉइंट जो आपको समझ में ना आया हो तो अभी पूछ लीजिए। टीचर एक छोटा सा जो है ना रिव्यू दे दें पूरे का। देखिए रिव्यूज में ये है कि आपके पास 3 कॉन्स्टिट्यूशन है, आपको ये पता होना चाहिए पहली बात। पहला 56, 62 एंड 73। इनमें बहुत मेजर डिफरेंस है कि 2 जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना आपके पास, वो डेमोक्रेटिक है। कौन से 2 कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेटिक है, आप बताओ मुझे। बताइए, कोई बता सकता है। देखो पहला और तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, मतलब सुन नहीं रहे हैं आप लोग। अभी ये मैंने आपसे पहले भी समझाई ये बात कि ये जो आपके मिड के पेपर होंगे, ये बहुत मुश्किल पेपर होंगे। अगर ये मिड में आए या फाइनल में आए तो भी ये मुश्किल है। मैं इसको रिपीट तो नहीं करूंगी जो हमने पढ़ लिया है। इसमें एक एक पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीजें थी वही समझाई है आपको। इसके जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, इसके पिक्चर्स में लेके अभी आपको सेंड कर दूंगी आपके ग्रुप्स में, आप उसको देख लीजिएगा। और इसलिए अगर क्लास में होती तो मैं आपको दिखा देती कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होता है। तो जिस तरह से हमने चीजें डिस्कस की है, वो चीजें उसमें वैसे एज इट इज मेंशन है, आप उसको देख लीजिएगा। अच्छा, दूसरा ये कि देखिए पहला और तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डेमोक्रेटिक है, ठीक है। मैं शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको समझा रही हूँ। और जो सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो डेमोक्रेटिक नहीं, वो प्रेसिडेंशियल है। प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री कब आते हैं, पाकिस्तान के अकॉर्डिंग अगर पढ़, पाकिस्तान में प्रेसिडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन उसी वक्त आता है कि जब पाकिस्तान में माशाल्लाह गवर्नमेंट हो, डिक्टेटरशिप हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो डिक्टेटरशिप वाले कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, यानी जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जिसमें हमारे पास, हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, ठीक है। सब जगह एक रूल हम अप्लाई नहीं कर सकते। हो सकता है कि बहुत से मुल्कों में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और हो नहीं सकता, होता है हो, लेकिन वहाँ पे डिक्टेटरशिप नहीं होती है, क्योंकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में अथॉरिटीज की बात होती है कि सारी अथॉरिटीज प्रेसिडेंट के पास होती है, और पार्लियामेंट्री में सारी अथॉरिटीज होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड होती है प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर के दरमियान। लेकिन पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे बड़ी पहचान यही है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ रहा है तो मार्शल पीरियड है, और अगर मार्शल पीरियड है तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा। आपको सोचना नहीं पड़ेगा, ये माइंड क्लियर होना चाहिए आपको। तो इसमें जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये थी कि आपने देखा कि पहले दोनों कॉन्स्टिट्यूशन एब्रोगेट हो गए थे, मुकम्मल तौर पे खत्म कर दिए गए थे मार्शल पीरियड में। तो इन्हीं चीज को अवॉइड करने के लिए थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन जब आपके पास आया तो उसमें बहुत स्टार्ट में, यानी आर्टिकल नंबर 6 जो था आपके पास, उसमें बहुत क्लियरली मेंशन था कि आप किसी भी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को
नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता, चाहे आप उसको मुकम्मल खत्म करने का सोचें या कुछ अरसे के लिए कुछ आर्टिकल्स को सस्पेंड कर दें, कुछ टाइम के लिए उसको उसको अमल दरामद रोक दें। किसी भी तरह से आइन पे काम नहीं रुक सकता। अगर काम रुक गया तो इसका मतलब ये है कि आपने हाई ट्रेजन जो है वो आप उसके मुर्तकिब हो गए, आपने उसका काम किया है, आपने संगीन गद्दारी की है। तो हाई ट्रेजन जो है ना, ये आर्टिकल नंबर 6 पे आपके पास आता है आर्टिकल। और अगर कोई आर्टिकल इसमें हाई ट्रेजन में गिल्टी होता है, उसका सजावार होता है, तो उसकी जो पनिशमेंट है, उसकी जो सजा है वो पार्लियामेंट बताएगी, लेजिस्लेचर बताएगा आपका। और अकॉर्डिंग टू योर पार्लियामेंट इसकी जो पनिशमेंट है वो सजाए मौत है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो भी तोड़ेगा और किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाएगा तो उसको सजाए मौत दी जाएगी। और ये वाली जो सजा है वो किसी भी कोर्ट में, इवन के सुप्रीम कोर्ट में, अब जो कोर्ट आपके नाम से हो गया उसमें, अब इस तरह से प्रेसिडेंट जिसके पास लास्ट ऑप्शन होता है कि वो सजा को खत्म कर दे या कम कर दे, उस वो भी इसको जो है वो कुछ नहीं कर सकता इस सजा के लिए, यानी ये फाइनल होगी। और सिर्फ करने वाला नहीं, जो उस काम को करने में उस शख्स की मदद करेगा उसके लिए भी सेम पनिशमेंट होगी। ठीक है, इसके अलावा और क्या डिफरेंस आता है इस कॉन्स्टिट्यूशन में कि नेशनल लैंग्वेज का डिफरेंस आता है कि पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो नेशनल लैंग्वेज आपके पास थी वो उर्दू और बंगला दोनों थी, क्योंकि दोनों से आप एक साथ थे और लैंग्वेज की वजह से बहुत ज्यादा मसाइल थी, इसलिए दो लैंग्वेज रखी गई थी एज ए नेशनल लैंग्वेज। बट जब आपका एक हिसाब से अलग हो गया और सिर्फ वेस्टर्न पाकिस्तान रह गया, तो उसके बाद आपके पास उर्दू लैंग्वेज जो है वो आपकी ऑफिशियल नेशनल लैंग्वेज थी। और फॉर 15 ईयर्स जो है वो इंग्लिश को एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया था, बट with the condition that कि after 15 years English will उर्दू will replace the English language। ठीक है, कि उर्दू जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज को रिप्लेस कर ली। तो एज यूजुअल 15 इयर्स में तो काम नहीं हो सका। आफ्टर मैनी इयर्स मीन 2015 सितंबर में जो है वो उर्दू ने जो है वो इसको रिप्लेस किया। और अब आप देखें कि आपके जो ऑथ सेरेमनीज होती हैं, जो भी ऑफिशियली काम होता है, तो वो जो है वो उर्दू लैंग्वेज के थ्रू ही होता है। ठीक है, फिर जुडिशरी इसमें मेंशन नहीं है। जुडिशरी यानी अदलिया, जो आपके पास जो तीसरा आपके पास इदारा है, इसको ऐड कर लीजिएगा, कहीं नोट कर लो उसको। अदलिया जो है वो उसका उसकी नौयत क्या थी। ये होता है ना कि अदलिया जो इसकी अथॉरिटीज कितनी है, तो जो मार्शल पीरियड के कॉन्स्टिट्यूशन आते हैं उसमें अदलिया जो होती है वो आज़ादी नहीं होती, यानी अदलिया जो है इंडिपेंडेंट नहीं होती। अदालत जो होती है आपकी, यानी वो रूल रेगुलेशन बन रहे हैं, चीजें हो रही है, वो देख सकती है बट उस पर कोई अपने कमेंट इशू नहीं कर सकती। लेकिन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये फर्क होता है कि अगर अदालत ये देख रही है कि कोई रूल्स रेगुलेशन जो है वो सही नहीं है, कौम और मुल्क के मफाद में नहीं है, कहीं पे चेंजेस होने चाहिए, तो वो उसको नजरसानी का हुक्म दे सकती है कि प्लीज आप इसको जो है वो देखें कि इसमें जो है वो क्या मसला है। ठीक है, इसी वैसे तरह से आपने फिर आपके अटेंडेंस ले पास, ली? मैं अटेंडेंस ले लूंगी, पहले इसका रिव्यू तो ले लो, जी ठीक है। अटेंडेंस भी पहले पड़ जाती है। इसी तरह से जो है वो फिर आपके पास जो इंट्रोडक्टरी है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, पहला चैप्टर आपका वो तीनों कॉन्स्टिट्यूशन में सेम है और वो बेस करता है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949 पे, जो कि बेसिकली ड्राफ्ट था आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से, जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन था। और फिर ये तीनों कॉन्स्टिट्यूशन आपको स्टार्ट इसी से होते हैं, विद द नेम ऑफ अल्लाह और सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू ऑलमाइटी अल्लाह। यहाँ कहते हैं आला अल्लाह ताला के पास, क्योंकि आप इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो पहले और तीसरे में सेम है, दूसरे में मुख्तलिफ है। फिर लेजिस्लेचर जो है पहले दोनों कॉन्स्टिट्यूशन में सेम है, यूनिकैमरल है, एक ईवान नेशनल असेंबली है। और तीसरे में डिफरेंट है, बाई कैमरल यानी दो ईवान, ईवान बाला ईवान ज़ेरी, कौमी असेंबली और सेनेट है। इन दोनों में बहुत मेजर डिफरेंस होता है। तो डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि सेनेट सूबों की नुमाइंदा होती है और नेशनल असेंबली जो है वो आवाम की नुमाइंदा होती है, इसीलिए जो है वो आवाम के वोटों से बनती है। और वही इलेक्टेड लोग जो है फिर सेनेट जो है वो उस मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं और फिर दोनों जो है वो कंबाइंडली जो है वो पार्लियामेंट कहलाती है। सेनेट में 104 सीट होती है, उसमें 342 सीट्स होती हैं और सेनेट में इक्वली सीट डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं। नेशनल असेंबली में जो अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन सीट रखी जाती हैं। सेनेट में सीट जब इक्वली होती है, जैसे 28 सीट्स हैं तो उसमें 4 विमेन की सीट रिजर्व होंगी। इसी तरह से जो है एक टेक्नोक्रेट की सीट होती है,
टेक्नोक्रेट का मतलब जो डायरेक्टली आपकी सोसाइटी में होते हैं, लॉयर हो गए, टीचर्स हो गए, इस तरह से टेक्निकली जो काम कर रहे होते हैं वो उसका हिस्सा बनते हैं। एक माइनॉरिटी की सीट होती है, तो जो रिजर्व सीट्स है उनको रिजर्व जिन लोगों के लिए वही लोग आते हैं, बाकी जो 17 या इस तरह की सीट्स रह जाती हैं वो जनरल सीट्स होती है। तो अकॉर्डिंग टू पार्टी स्टेटस सूबे का, उस सूबे में जो पार्टी जितनी ज्यादा उसकी जो है वो सीट्स होंगी, जितनी ज्यादा उसका मैंडेट होगा उसके अकॉर्डिंग वो सीट्स उन पार्टीज को मिलेंगी। जैसे कि सिंध में पीपल्स पार्टी है तो उसके पास सेनेट की सीट ज्यादा होंगी, फिर पीटीआई है तो उसके पास दूसरे नंबर पे पीटीआई आएगी, फिर एमक्यू आएगी, फिर जमात इस्लामी, इस तरह से सीट्स है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है। ठीक है, तो इसमें आप जो मैंने पॉइंट बताया तो इसमें जो है वो आप देख लीजिएगा जो सीट्स है। मैं देख रही हूँ, रुक जाए। सब अटेंडेंस ले रही? जी मैं अटेंडेंस ले रही हूँ, लेकिन 2 मिनट रुक जाए फिर मैं अटेंडेंस ले रही हूँ। मैम हमारा नेट इश्यू आ रहा है। हाँ मैं मैम अटेंडेंस कॉल करूँगी, 2 मिनट रुक जाओ। अटेंडेंस कॉल कर रही हूँ, उसके बाद ही मैं आपकी अटेंडेंस लगाती हूँ। आप 2 मिनट्स जो है ना मेरा माइक जो है ऑफ रहे। सर एमटी या फिर एमटी वालों की? आईएससी वाले भी हैं यहाँ पर। टीचर मेरा लैपटॉप ऑफ हो गया था इसलिए निकल गया था। अच्छा, मैं अटेंडेंस जो है मैं कॉल कर रही हूँ, ठीक है। आईएमटी एमटी में कुछ कॉल नहीं कर रही हूँ, मेरे पास जो लिस्ट आ रही है अटेंडीज की उसके अकॉर्डिंग मैं अटेंडेंस कॉल करूंगी, ठीक है। आपने अटेंडेंस ऐसे बोलनी है कि मैं जो नाम कॉल कर रही हूँ उसमें आप बताएंगे आईएमटी, अपना रोल बताओगे, ठीक है। रोल नंबर उसमें शो नहीं हो रहा है, और आईएमटी एमटी जो भी है ना वो मुझे बता देना, या जो भी आईएएस डिपार्टमेंट है आप वो बताना। सेक्शन के आईएएस वाले सेक्शन के साथ बताएंगे, ठीक है। और नहीं भी बताया तो उसमें रोल नंबर जो है वो समझ में आ जाएगा, लेकिन रोल नंबर बताना और अपना डिपार्टमेंट जरूर बताना। और उसके बाद अटेंडेंस लग जाए तो आप क्लास लीव कर देंगे। आयुषा दी, IMT 033। IMT 33, ठीक है, लीव योर क्लास। आतिका, आतिका, ठीक है। अब्दुल समद, एमटी, प्रेजेंट टीचर MT 040। ठीक है, लीव। अब्दुल वासे, ओके। अब्दुल वासे, अब्दुल्ला, अदीना, IMT 56। ठीक है। IMT 27। अदीना बैग है, ठीक है। अदीना बैग, आपका रोल नंबर आईएमटी 27। अच्छा रुक जाओ, आप इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। आईएमटी हो, ठीक है सही। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। और आपका रोल नंबर है 21, 27। ठीक है, लीव। और दूसरी अदीना सिद्दीकी है, और आप जो है वो आईएमटी की हो बेटा। जी मिस।
56। जी ठीक है, ओके। लीव। अदीसा इलियास। मैम 66 IS डिपार्टमेंट। ओके। लीव। एहसन नवाज। 25 MT, सॉरी 033 MT। ये भी नहीं पता रोल नंबर अपना है। मैम ठीक है 25 दरअसल हमारा वो 25 है सर। ठीक है, 33 है ना एमटी। यस मैम 33। ठीक है। लीव। अलीशा। मैम 20 IMT। 40 एक मिनट रुक जाओ बेटा। अलीशा 20 IMT। IMT 46। यस मैम। एक मिनट रुक जाओ। ठीक है। अच्छा, अली अहमद खान। नहीं। अलीउल्लाह। मिस अली अहमद खान 049 BSIMT। रिटर्न मिस ये एक ISC साथ दे दो। रुक जाओ। 47। अलीउल्लाह वेट करो। जी अली मिस अली अहमद अहमद खान। खान की लगा दी। अली अहमद खान बोलिए। जी मिस मिस 049 अलीउल्लाह प्रेजेंट BSIMT। 47 ISC। अलीउल्लाह कितने का? मिस आपने मेरी लगा अलीउल्लाह 47। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बोलने हैं। अली अहमद खान। अली शाह जो है उन्होंने बोल दिया। अली अहमद खान जो है ना, जी सिर्फ मिस। उनका माइक ऑन होगा। अलीउल्लाह अपना माइक ऑफ करो जल्दी से। जी ठीक है। अली 049 अहमद। BSIMT। ठीक है, अब आप लीव करें क्लास। अलीउल्लाह अब आप बोले आपका रोल नंबर क्या है? मिस 47 ISC। ठीक है, सही है। लीव। अलिशबा। मैम 2 अलिशबा है यहाँ। अलिशबा बतूल है। एक अलिशबा है खाली। जी अलिशबा, मैंने आपको रिमूव कर दिया था, आप कैसे आ गई क्लास में? मिस मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, पता नहीं कौन है अजीब अलिशबा के नाम से आईडी बना रहे हैं। मेरी तो यही है, मैं इसी तरह क्लास लेती हूँ हर रोज। आपका रोल नंबर क्या है? MT 04। ठीक है, सही है। लीव करो। अलिशबा बतूल। MT 044। एमटी। हाँ 44। ठीक है, लीव करो। अलीजा नोमान। अलीजा। नहीं अलीजा। अलिजबा।